नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जुनून पर बात करने वाले हैं जो भारत में लगभग हर घर में मौजूद है, गोरे रंग का जुनून। इस पर गहराई से बात करने के लिए हमारे पास कुछ YouTube वीडियो हैं और एक शॉर्ट फिल्म भी है जो इस मुद्दे की अलग-अलग परतें खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये सोच आई कहाँ से और हमारी जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक हैरान कर देने वाले आंकड़े के साथ। भारत में जो फेशियल केयर का पूरा बाजार है उसका लगभग 50% हिस्सा सिर्फ स्किन वाइटनिंग और लाइटनिंग प्रोडक्ट से आता है। आधा बाजार। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर गोरेपन का ये जुनून इतना गहरा क्यों है। ये जुनून सिर्फ हमारी सोच तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खरबों की इंडस्ट्री है और समाज में भेदभाव का एक बहुत ताकतवर हथियार भी। इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी, मतलब 1919 में अफगान स्नो नाम की क्रीम आई थी, लेकिन असली खेल वो शुरू हुआ 1975 में फेयर एंड लवली के लॉन्च के साथ। उसके बाद तो विज्ञापनों की एक ऐसी बाढ़ आई जिसने दशकों तक हमारे दिमाग में एक ही बात डाली कि सफलता, खुशी, अच्छी नौकरी, अच्छी शादी, इन सब का रास्ता वो गोरे रंग से होकर ही गुजरता है। मुझे याद है वो विज्ञापन जिसमें एक सांवली लड़की है, आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही है और फिर एक स्पेशल 30 डे ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। हाँ बिल्कुल। नौकरी भी मिल जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब ये दिखाया जाता है कि सांवलापन एक समस्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब दशकों तक एक ही संदेश बार बार दोहराया जाए तो वो सिर्फ एक विज्ञापन नहीं रहता, वो एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म देता है। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री? स्रोतों में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, है ना? हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2013 में भारत में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फेयरनेस उत्पाद बेचे गए थे। 3000 करोड़? जी हाँ। और आज ये आंकड़ा तो कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। और ये सिर्फ चेहरे की क्रीम तक ही सीमित नहीं रहा, बाजार ने तो हर अंग को गोरा करने का दावा करना शुरू कर दिया। एक विज्ञापन तो इंटीमेट वॉश का था जो उस हिस्से को भी गोरापन देने का दावा कर रहा था। अरे ये तो हद ही है। हालांकि मुझे लगता है उस विज्ञापन पर काफी विवाद हुआ था और शायद उसे बैन भी कर दिया गया था। हाँ, हुआ था। लेकिन ये दिखाता है कि ये सोच कितनी गहरी है कि गोरापन हर जगह जरूरी है। इसका समाज पर क्या असर पड़ता है, मतलब सामाजिक तौर पर? इसका सामाजिक असर बहुत ही भयानक है। ये हमारे समाज में भेदभाव की एक और परत जोड़ देता है। हमारे स्रोत एक स्टडी का हवाला देते हैं जिसमें पता चला कि राजस्थान और हरियाणा के कुछ ग्रामीण इलाकों में सांवले रंग की नई दुल्हनों को परिवार वाले किसी फंक्शन या समारोह में ले जाने से कतराते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। एक मिनट, क्या मतलब अपने ही परिवार के लोग अपनी बहू को उसके रंग की वजह से समाज से छिपाते हैं? ये तो बहुत ही अपमानजनक है। और ये सिर्फ अपमान तक नहीं रुकता, ये भेदभाव और भी खतरनाक रूप ले लेता है। इसी से जुड़ा है दहेज का मुद्दा। क्या आप कह रहे हैं कि त्वचा के रंग का सीधा असर दहेज की रकम पर भी पड़ता है? ये तो सामाजिक भेदभाव को एक भयानक आर्थिक अपराध से जोड़ने जैसा है। दुर्भाग्य से यही सच है। हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। पूजा नाम की एक 29 साल की महिला का केस। शादी के बाद उसका पति और ससुराल वाले उसे उसके सांवले रंग के लिए लगातार ताने मारते थे और ज्यादा दहेज लाने के लिए दबाव बनाते थे। ये मानसिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि पूजा ने आत्महत्या कर ली। ये दिखाता है कि ये सिर्फ क्रीम बेचने का मामला नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। इस सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई दूर दराज की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। इसी जहरीली सोच को एक शॉर्ट फिल्म रंग रूप में बहुत करीब से दिखाया गया है। फिल्म में एक सीन है जहां एक माँ अपनी बेटी आंचल को शादी के लिए तैयार करवाने पार्लर ले जाती है। वहां वो पार्लर वाली से कहती है कि आंचल के फेस पैक में थोड़ा ब्लीच मिला दें ताकि उसका रंग निखर जाए। और जब बेटी इसका विरोध करती है तो आगे का जवाब वो इस पूरी मानसिकता को उजागर कर देता है। वो अपनी बेटी से कहती है, तेरा रंग वैसे ही दबा हुआ है, ऊपर से तो अपनी कमियां खोल खोल कर दिखा रही है। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी की त्वचा के रंग को उसकी कमी बता रही है। ये संवाद दिल दुखाने वाला है क्योंकि ये बहुत असली लगता है। ऐसी बातें हमारे घरों में बहुत आम हैं और ये सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर त्वचा के रंग का कॉलम होना आज भी एक आम बात है। बिल्कुल। और इसका असर महिलाओं के आत्मविश्वास और उनके करियर पर भी पड़ता है।
एक स्टडी में ये बात सामने आई कि भारत में 10 में से 8 महिलाएं ये मानती हैं कि गोरा रंग होने से उन्हें समाज में ज्यादा मौके और फायदे मिलते हैं। कई प्रतिभाशाली महिलाएं तो एयर होस्टेस या फ्रंट ऑफिस जैसी नौकरियों के लिए सिर्फ इसलिए आवेदन नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें चुना ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। क्या हमारे इतिहास में भी सांवले रंग को एक कमी की तरह देखा जाता था? नहीं, इसके ठीक उलट। अगर हम प्राचीन तमिल संगम साहित्य को देखें, जो हजारों साल पुराना है, तो उसमें सांवली नायिकाओं की सुंदरता के कसीदे पढ़े गए हैं। एक कविता में तो कवि अपनी प्रेमिका के लिए बार बार एक लाइन इस्तेमाल करता है जिसका मतलब है मेरी सांवली सुंदरी। उस दौर में सांवलापन सुंदरता का प्रतीक था, शर्मिंदगी का नहीं। और सिर्फ साहित्य क्यों, हमारे भगवान भी तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण, उनके नाम का संस्कृत में अर्थ ही काला या सांवला है। बिल्कुल सही। लेकिन विडंबना देखिए, आज कैलेंडर और तस्वीरों में उन्हें या तो नीले रंग का दिखाया जाता है या फिर बिल्कुल गोरा, और दूसरी तरफ असुरों और राक्षसों को हमेशा गहरे काले रंग का दिखाया जाता है। इससे अनजाने में ही हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि गोरा मतलब अच्छा, दिव्य, और काला मतलब बुरा, राक्षसी। तो अगर हमारी संस्कृति और धर्म में सांवले रंग का सम्मान था, तो फिर ये जहर हमारी सोच में घुला कहाँ से? ये बदलाव आया कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर हुआ विदेशी शासन, खासकर औपनिवेशिक काल। पहले मुगल और फिर अंग्रेज, जो गोरी त्वचा वाले शासक थे। जब उन्होंने भारत पर राज किया तो धीरे धीरे सत्ता और शक्ति वो गोरे रंग से जुड़ गई। लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी कि जो गोरा है वही श्रेष्ठ है, वही शासक है। और अंग्रेजों ने तो सिर्फ ये धारणा ही नहीं बनाई, उन्होंने इसे एक पूरी व्यवस्था में बदल दिया। हाँ, उन्होंने इस भेदभाव को संस्थागत रूप दिया, एक पूरा सिस्टम बना दिया। 1901 की जनगणना के एक कमिश्नर थे हर्बर्ट होप रीसले। उन्होंने भारतीयों को उनकी नाक की बनावट, खोपड़ी के आकार और त्वचा के रंग के आधार पर अलग अलग नस्लों में बांटने की एक पूरी प्रणाली तैयार की। मतलब ये कोई सामाजिक आदत नहीं थी जो धीरे धीरे बनी, ये तो एक सोची समझी वैज्ञानिक दिखने वाली प्रणाली थी जिसे अंग्रेजों ने हम पर थोपा था ताकि हमें हमारे ही रंग के आधार पर बांटा जा सके। ये जानकर तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। उन्होंने शहरों में व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन जैसे इलाके बना दिए, जहां गोरे और भारतीय अलग अलग रहते थे। क्लबों और रेस्टोरेंट्स के बाहर कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं जैसे बोर्ड लगा दिए गए। उन्होंने सरकारी नौकरियों और मौकों में पहले गोरी त्वचा वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी, और फिर उनकी सफलता को इस बात के सबूत की तरह पेश किया कि वे दूसरों से बेहतर हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल था जिसने भारतीयों के मन में अपने ही रंग को लेकर एक गहरी हीन भावना पैदा कर दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस रंग के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा भेदभाव खड़ा किया, उसका आधार तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और भूगोल है। हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट से तय होता है ना? एकदम सही। और मेलेनिन कोई कमी नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। ये हमारी त्वचा को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से बचाता है और स्किन कैंसर के खतरे को कम करता है। जो लोग भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास रहते हैं, जहां सूरज की किरणें सीधी और तेज पड़ती हैं, प्रकृति ने उनकी त्वचा में ज्यादा मेलेनिन दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए उनकी त्वचा का रंग गहरा होता है। हम भारतीय सांवले इसलिए हैं क्योंकि हमारा भूगोल ऐसा है। ये एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है, श्रेष्ठता या हीनता का पैमाना नहीं। मतलब सदियों से चला आ रहा है ये पूरा सामाजिक ढांचा, ये भेदभाव, ये हीन भावना, सब एक झूठ पर आधारित है। और इस झूठ को आज का हमारा आधुनिक मीडिया, खासकर बॉलीवुड, और मजबूत कर रहा है। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये है कि भारत जैसे सांवले लोगों के देश में फिल्मों के हीरो हीरोइन इतने गोरे क्यों होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब किसी कहानी में एक सांवले किरदार की जरूरत पड़ती भी है तो अक्सर किसी गोरे एक्टर के चेहरे पर गहरा मेकअप लगाकर उसे सांवला बना दिया जाता है। इसे ब्राउन फेसिंग कहते हैं। आर्टिकल 15, बाला और हाल ही में आई लापता लेडीज जैसी फिल्मों में भी किरदारों को सांवला दिखाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल हुआ। इससे तो यही सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में प्रतिभाशाली सांवले कलाकार हैं ही नहीं, या फिर उन्हें मौके ही नहीं दिए जाते क्योंकि वो सुंदरता के उस तथाकथित पैमाने पर खरे नहीं उतरते। और ये सिर्फ बड़ों की दुनिया तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। छोटा भीम एक बहुत लोकप्रिय कार्टून है। उसमें जो विलन है कालिया, उसे मोटा और सांवला दिखाया गया है। जब बच्चे बार बार ये देखते हैं तो उनके कोमल मन में ये बात बैठ सकती है कि जो सांवला या मोटा है वो नकारात्मक है, वो विलन है।
ये बहुत सटल ब्रेन वॉशिंग है। और इस पूरी मानसिकता का फायदा उठाने वाली इंडस्ट्री हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है वो तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च डिप्सार की एक जांच का जिक्र हमारे स्रोतों में है। उन्होंने 11 बड़े और लोकप्रिय ब्रांड्स की फेयरनेस क्रीम की जांच की और उन सब में पारा यानी मर्क्यूरी पाया गया। पारा मतलब वही मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर में होता है। बिल्कुल। लोग उसे अपने चेहरे पर लगा रहे हैं। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है कि कोई कंपनी गोरा बनाने के नाम पर अपनी क्रीम में जहर बेच सकती है। सही है। पारा तो कैंसर का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा बाजार में बिकने वाली कई सस्ती और नकली क्रीमों में स्टेरॉयड होते हैं। इनके लगातार इस्तेमाल से चेहरा फूल जाता है, जिसे मून फेसिस कहते हैं, और चेहरे पर अनचाहे बाल उगने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो गोरा दिखने की चाह में लोग अनजाने में अपनी सेहत को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। इन सब नकारात्मक बातों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव भी आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। अब इस मुद्दे पर खुलकर बात होने लगी है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने 2014 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया जो सांवले रंग के लोगों को दुखी, असफल या आत्मविश्वास में कम दिखाते हैं। और सामाजिक स्तर पर भी तो कई अभियान चले हैं ना? हाँ, डार्क इज ब्यूटिफुल जैसे अभियानों ने इस बातचीत को घर घर तक पहुंचाया। जब नंदिता दास जैसी शख्सियतें कहती हैं स्टे अनफेयर, स्टे ब्यूटिफुल, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश थी। इसी तरह #ColorMeRight जैसे हैशटैग्स ने भी ऑनलाइन स्पेस में युवाओं को अपनी कहानियां शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे लगता है कि आज की नई पीढ़ी, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो इस मामले में हमसे कहीं ज्यादा जागरूक और आत्मविश्वासी है। वो इन पुरानी दकियानूसी धारणाओं को सिरे से खारिज कर रही है। बिल्कुल। आज की पीढ़ी अपने रंग को लेकर शर्मिंदा नहीं है और वो इस तरह के भेदभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी उम्मीद है। तो हमारी आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है। गोरे रंग का ये जुनून सिर्फ किसी की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक इतिहास, सामाजिक दबाव और एक बहुत बड़े मुनाफे वाले व्यवसाय में गहरी हैं। ये भेदभाव पैदा करता है, लोगों का आत्मविश्वास तोड़ता है और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कानूनी प्रतिबंध और सामाजिक अभियान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जरूरी बदलाव हमारी और आपकी सोच में आना है, और इस शिक्षा और जागरूकता से ही संभव है। जब लोग खुद को अपने असली रंग को स्वीकार करना और उससे प्यार करना शुरू कर देंगे और ऐसे उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे, तो बाजार को भी मजबूरन बदलना ही पड़ेगा। असली ताकत उपभोक्ता के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा। स्रोतों से एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई, वो ये है कि ये शर्म हमें विरासत में मिली है। अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि हमारे रंग में कुछ कमी है और हम आज तक उस शर्म का बोझ ढो रहे हैं। तो क्या इसका समाधान सिर्फ इस शर्म को भूल जाना है, या फिर इसका जवाब कुछ और है? जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ। क्या होगा अगर हम बच्चों को शुरू से ही ये सिखाएं कि उनका त्वचा का रंग, जो प्रकृति ने उन्हें सूरज की तेज किरणों से बचाने के लिए एक तोहफे की तरह दिया है, वो कोई शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व का विषय है। अगर स्वीकृति की जगह गर्व हमारी पहली सीख हो, तो शायद ये पूरी कहानी ही हमेशा के लिए बदल सकती है।